हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, खजां लूट ही ले गई बाग सारा, तड़पते रहे बागबां कैसे कैसे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं डरता वरता नहीं हूं, मैं कमांडो हूं। ये वर्दी मेरी खाल है। सबसे पहले पाकिस्तान। इन नारों का खालिक साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक आर्मी चीफ, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर चुके हैं। 1943 को जन्म लेने वाला बच्चा 1947 में अपने वालिदैन के हमरा नई दिल्ली से कराची आता है। 1964 में वह फौज में कमीशन हासिल करता है। 1965 और 1971 की जंग का हिस्सा बनता है और फिर उसके बाद 1998 में जब वो कोर कमांडर मंगला थे तो उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ बना दिया। एक साल बाद अक्टूबर 1998 को वो आर्मी चीफ बने और अक्टूबर 1999 यानी एक बरस बाद उन्होंने उसी वजीर आजम का तख्ता उल्टा मार्शल लॉ का नफाज कर दिया। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ का नाफिज होना था तो उसके बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील होने लगी। मावराए आइन इकदाम उठाया गया, लोगों ने बातें की, लोगों को भी उठाया गया, जबाबंदी की गई और पाकिस्तान का नक्शा सियासी और मुआशी तौर पे तब्दील करने के एक सफर का आगाज हो गया। पाकिस्तान के अंदर फेडमेक का कयाम उसी दौर के दौरान अमल में आया। पाकिस्तान के अंदर जजेस को माजूल किया गया, फिर जजेस का पीसीओ के तहत हलफ भी करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन फिर पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार का सबसे ज्यादा प्रचार उसी दौर के अंदर हुआ। पाकिस्तान के अंदर मीडिया हाउसेस पे पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसी दौर के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मीडिया के लाइसेंस जारी किए गए। पाकिस्तान के अंदर नए डैम्स का कयाम उसी दौर के अंदर कयाम आया। पाकिस्तान के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पर खारजा पॉलिसी सबसे ज्यादा मजबूत उसी दौर के अंदर हुई। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर ने भी उसी दौर में जन्म लिया और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर पर काबू पाने के लिए उसी दौर में इंतजामात किए गए। पाकिस्तान के अंदर तालीम के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में मार नहीं प्यार का स्लोगन मुतारिफ करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर उसी दौर में यह भी कुछ देखने में आया कि सियासी रंजिशों को बुलाकर एनआरओ का आगाज हुआ, जिसे नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया, जिसमें तमाम मुकद्दमात का खात्मा कर दिया गया, तमाम सियासी कुदरतों को मिटा दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के ऊपर होने वाले मुकद्दमात का खात्मा हुआ और उन्हें एक मेज पर बैठाने की कोशिश की गई कि अब जमहूरियत को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान में सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बेशुमार बगावत की आवाजें बुलंद होती रहीं, लेकिन फिर खामोश भी होती रहीं। उनके दौर के अंदर बेशुमार सियासी पार्टीज ने जन्म लिया, परवान चढ़ी, बरसर इक्तदार आई, हुकूमत का हिस्सा बनी और फिर हुकूमत से अलहदा भी हो गई। उनके दौर में नए चेहरे भी सामने आते रहे। उनके क्रेडिट्स और डिसक्रेडिट्स की तवील तरीन फहरिस्तें हैं। उन्हीं के दौर के अंदर पाकिस्तान से रास्ता दिया गया नेटो को अफगानिस्तान के अंदर जंग को शुरू करने का, और यह उनके सबसे बड़े डिस्क्रेडिट में आता है। लेकिन वो उसका दिफा इस तरीके से करते रहे कि अमेरिका का निशाना पाकिस्तान था। अमेरिका 9/11 के बाद यह चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करे और पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ये मानते थे कि मैंने पाकिस्तान को बचाया। मैं वो शख्स था कि जिसको अमेरिका ने यह कहा कि आप हमें हवाई अड्डे दें और फजाई अड्डों के इवज आप हमसे रकम वसूल करें और आप उन्हीं फजाई अड्डों के साथ साथ हमें ज़मीनी रास्ता दें ताकि हम अफगानिस्तान में जंग के लिए आसान रास्ता इख्तियार कर सकें। तो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ये भी कहते थे कि अगर मैं इनकार करता तो अफगानिस्तान से नजर हटना थी और पाकिस्तान की तरफ नजर हो जाना थी। तो मैं वो था जिसने पाकिस्तान को बचाया। उनके सबसे बड़े डिस्क्रेडिट्स में लाल मस्जिद का वाकया भी था, लेकिन लाल मस्जिद के वाकये का वो दिफा इस तरीके से करते थे, वो ये कहते थे कि अगर कोई साबित कर दे कि वहां पर एक भी खातून की जान गई है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। उनसे सवालात होते थे कि बेशुमार लोग ये बातें करते थे कि वहां पर बच्चे और खवातीन मौजूद थीं,
लेकिन वो इसकी तरदीद कर दिया करते थे। वो कहते थे कि मैं अब सदर नहीं हूं, मैं अब इस वक्त आर्मी चीफ नहीं हूं, मैं मुल्क के अंदर भी नहीं मौजूद, आप ये साबित कीजिए कि वहां पर कोई खातून मौजूद थी और उसके ऊपर जबरो तशद्दुद हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान में उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ। पाकिस्तान के अंदर वो फराख दिलाना अंदाज में ये बताते थे और बड़े जज्बाती होकर बताते थे कि मैं कमांडो हूं और मैं वाहिद कमांडो हूं जो आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज हुआ। आज तक कोई भी कमांडो आर्मी चीफ के मनसब पर फाइज नहीं हो सका। इसलिए वो बड़े जज्बाती होकर और फखरिया अंदाज में मुक्का लहराते हुए ये बात करते थे कि मैं कमांडो हूं जिसने पाकिस्तान को मजबूत किया है। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बेशुमार डायलॉग्स का वो हिस्सा बनते रहे। यहां से जब वो पाकिस्तान से बाहर गए और वो वही थे कि आमरीयत के दौर में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। आमरीयत का नफाज हुआ, लेकिन उसके बाद जमहूरियत के नफाज के लिए उन्होंने एनआरओ किया, जमहूरियत के नफाज के लिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई और इलेक्शन का हिस्सा बनने के साथ साथ उन्होंने 2007 में वर्दी उतार दी थी। लेकिन जब 2008 में बीबी वतन वापस आई, बीबी के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, बीबी उस कातिलाना हमले में शहीद हो गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई का आगाज किया, तो उसके बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। फिर वो पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुए और ज़िंदगी का बकिया हिस्सा दुबई में ही गुजार दिया। यहाँ पर बात ये होती है कि आमरीयत के दौर के अंदर पाकिस्तान में जमहूरियत से खिलवाड़ खेला जाता रहा। आमरीयत के दौर के अंदर पाकिस्तान के आइन की पामाली होती रही। आमरीयत के दौर ने पाकिस्तान की जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ने दिया। तो याद रखिए कि जमहूरियत के दौर के अंदर जितने असासे आपके इन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और आपके इन सियासतदानों ने बनाए हैं, क्या जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के असासे आपने उतने देखे कि जब इंटरव्यू करने के लिए पाकिस्तान से एंकर दुबई गए और उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो 2 कमरों पर मुहीत घर था जहां पर जिंदगी का बकिया हिस्सा गुजार दिया। बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का हिस्सा बनते रहे और CNN के ऊपर एक इंटरव्यू में और बेशुमार यूरोपियन चैनल्स के ऊपर इंटरव्यूज का वो हिस्सा बने और वहां पर मंतिक के जरिए सवालात के जवाब दिया करते थे। उनसे सवाल किया गया कि आपकी ISI पाकिस्तान में बहुत मुनज़्ज़म है और दुनिया भर की बेहतरीन एजेंसियों में शुमार होती है, लेकिन बेहतरीन एजेंसी का कारनामा यह है कि आपके मुल्क के अंदर अमेरिकन आते हैं, 2-2.5 घंटे कार्रवाई करते हैं, उसामा बिन लादेन को मार डालते हैं और आपकी ISI को खबर तक नहीं होती। जिसका जवाब उन्होंने मंतक से यह दिया कि ह्यूमन एरर का हमें मार्जिन दीजिए, इंसानी गलती हो जाती है। हाँ, हमारे यहाँ आए, हमें मालूम नहीं पड़ा, हमसे गलती हुई, लेकिन आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और आप खुद को सुपर पावर कहते हैं। आपके मुल्क के अंदर 2 जहाज एंटर हो जाते हैं, आपकी CIA को खबर तक नहीं होती, वो 2 जहाज 2 बड़े टावर से टकरा जाते हैं और बड़ी तबाही का सबब बनते हैं, जिससे दुनिया में एक नई जंग का आगाज हो जाता है। अगर आपको इल्म नहीं था तो हमें भी एक छोटा सा मार्जिन तो दे दीजिए। भारत के अंदर बेशुमार टीवी चैनल्स के प्रोग्राम का वो हिस्सा बनते रहे और वहां पर उनसे ये सवालात होते रहे कि आप तो मुल्क बदरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके ऊपर तो मुल्क की जमीन को तंग कर दिया गया, आप मुल्क में रह नहीं पाए और आप मुल्क से बाहर चले गए। तो उनके ऊपर पाकिस्तान में गद्दारी का मुकदमा चल रहा था। तो उनके अल्फाज ये हुआ करते थे, मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान मुझसे है, मैं मरूंगा तो मेरी कब्र भी पाकिस्तान के अंदर बनेगी, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और मुझसे पहले पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई लफ्ज अदा कर सकता हूं और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी का अदा किया गया लफ्ज बर्दाश्त कर सकता हूं। उनसे यह सवाल किया गया कि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, आप पाकिस्तान के मसाइल तो हल नहीं कर पाते, आप इंडिया के अंदर दरअंदाजी की बातें करते हैं। तो उसका जवाब वो ये दिया करते थे कि इंडिया के अंदर बेशुमार धमाके हुए, इंडिया के अंदर इंसानों की नस्ल कुशी हुई, इंडिया के अंदर करप्शन का बाजार गर्म हुआ, इंडिया के अंदर नफरत को हवा दी गई। अगर आपसे इंडिया का निज़ाम नहीं संभाला जाता तो हमें इंतजाम दीजिए, हम आपका निज़ाम बेहतर करके दिखाएंगे। वो पाकिस्तान से बाहर रहकर भी पाकिस्तानियत का प्रचार करते रहे। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोग
उनके खिलाफ भी बातें करते हैं और उनके हक में भी बातें करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार सियासी जमातें ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर मौजूद लोग जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के नजरियात के मुखालिफ भी हैं और बहुत से लोग उसी जमात के अंदर मौजूद होते हुए उनके नजरियात के हामी भी हैं। उनके दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर 8.3% की GDP ग्रोथ हो रही थी। मौजूदा सूरत हाल में जमहूरियत का दौरा है, यहां पे GDP ग्रोथ का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। मैं आमरीयत का दिलदादा नहीं हूं, मैं आमरीयत को हवा देने की बात नहीं करता, ना ही मैं आईने पाकिस्तान से रूगर्दानी करने की बात करता हूं। मैं सिर्फ यह बात करता हूं कि आमरीयत के दौर के अंदर पाकिस्तान में किस तरीके से इंतजामी उमूर को चलाया जा रहा था और मौजूदा जमहूरियत के दौर में किस तरीके से जमहूर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी आमरीयत के दौर के अंदर बल्दियाती निज़ाम को वज़ा किया गया। बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की निचले सतह तक मुंतकली उसी दौर के अंदर क़याम पजीर हुई। उसी दौर के अंदर बेहतरीन फैसले हुए और उसी दौर के अंदर बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का भी निशाना बनाया जाता रहा। मीडिया को आज़ादी भी उसी दौर में मिली और मीडिया की ज़बान बंदी भी उसी दौर में हुई। अगर बात की जाए उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे की, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला और यह वाहिद मुकदमा है कि सिविल कोर्ट्स ने जिसके अंदर सजाए मौत का हुक्म सुनाया। उस फैसले में यह भी लिखा गया कि इनकी लाश को डी चौक के अंदर 3 दिन के लिए लटका कर रखा जाए। यह भी लिखा गया कि अगर वतन वापस लाने से पहले वो मर जाएं तो इस तरीके से वतन वापस लाया जाए कि निशाने इबरत बनाया जाए। यह फैसला हुआ तो इस फैसले को भी जवां मर्दी से बैठ के सुन के हंस के मुस्कुराए और कहा कि मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान मुझसे है, मेरी सेहत ने इजाजत दी तो पाकिस्तान जरूर वापस आऊंगा। ये पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आमरीयत की खिलाफ वर्जी होती रही, आइन से रूगर्दानी होती रही, जमहूरियत के दिलदादा जमहूरियत का प्रचार करते रहे, लेकिन जमहूरियत से ही इनहराफ उनका मुकद्दर ठहरा। पाकिस्तान में किसका दौर अच्छा था, कौन अच्छा था, किसकी ज़ात अच्छी थी, किसका किरदार अच्छा था, किसने करप्शन के नासूर को जन्म दिया और किसने करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका, इसका फैसला आपने करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।